अरे प्रिया बहू, क्या कर रही है तू? एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है क्या? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जी मम्मी जी, बस अभी लाई। प्रिया जल्दी जल्दी में चाय लाने लगती है कि तभी उसके हाथ से कप गिर जाता है। सत्यानाश हो तेरा! इतना महंगा सेट था कप का, पूरा खराब कर दिया तूने। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? माफ कर दीजिए मम्मी जी, गलती से हाथ से छूट गया। अरे क्या गलती से छूट गया? दहेज में तो एक फुटी कौड़ी तक नहीं लाई तू, और अब मेरा पूरा घर बर्बाद करने पर तुली है। कभी नहीं सुधर सकती तू। अब ये कब का नया सेट तेरे मायके वाले ला कर देंगे क्या? माफ कर दीजिए माँ जी। प्रिया एक गरीब घर की लड़की थी और दहेज ना लाने की वजह से नीलम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर अगली सुबह, अब क्या हो गया? ये पंडित जी अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने सुबह ही कहा था उन्हें कि लड़कियों की तस्वीर लेकर घर पर आ जाए। तभी वहां पर पंडित जी आते हैं। माफ कीजिए बहन जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाया हूँ। अरे वाह! तो फिर जल्दी से दिखाइए। मुझे मेरे छोटे बेटे के लिए तो कोई पैसे वाली ही लड़की चाहिए। बड़े बेटी की बहू ने तो कोई दहेज नहीं लाया, लेकिन मुझे मेरे छोटे बेटे से बहुत उम्मीदें हैं और इस बार तो मुझे ढेर सारा दहेज चाहिए। ये देखिए बहन जी, ये लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है, लेकिन इसके 3 बहनें और 2 भाई है। अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी फैमिली से कहाँ दहेज मिल पाएगा? कोई और दिखाइए पंडित जी। ठीक है बहन जी, ये देखिए, ये पंड्या निवास की बेटी बहुत अच्छी है और ये लोग थोड़ा बहुत दहेज तो दे ही देंगे। देखिए पंडित जी, मुझे ऐसे वैसे रिश्ते नहीं चाहिए। सीधे सीधे बताइए कि लड़की वाले कितने पैसे देंगे। तो फिर ये देखिए, ये वाला रिश्ता बहुत अच्छा है। ये खन्ना परिवार की बेटी है, एकदम अमीर फैमिली है ये। सिर्फ 2 ही बेटियां हैं और इनके पास आपको देने के लिए दहेज की कोई कमी नहीं होगी। और ये लड़की कौन है? ये अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। खूब धन दौलत है इनके पास, लेकिन मोटापे की वजह से इन्हें कोई पसंद नहीं करता। सच कहूं तो मैंने भी मना कर दिया इन्हें, लेकिन वो लोग तो मुझे जबरदस्ती फोटो दे गए। हाँ तो अच्छा है ना, यही सही है मेरे घर के लिए। और पंडित जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई। आखिर इकलौती बेटी है, करोड़ों की संपत्ति भी है। फिर बाकी सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन बहन जी, आपकी बड़ी बहू तो कितनी सुंदर है, और ये लड़की तो देखने में। मैंने कह दिया ना एक बार, यही लड़की फाइनल कीजिए और अब जाकर लड़की वालों को बता दीजिए। फिर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। मोटी है तो क्या हुआ, पैसे तो है ना उनके पास। बड़ी वाली बहू तो बिना दहेज के आई थी, जिसके कारण हमें गरीबी झेलनी पड़ी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तभी वहां पर सूरज और गोपाल आ जाते हैं। ये देख सूरज बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़की पसंद की है। इकलौती बेटी है, पढ़ी लिखी भी है और पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अरे वाह भाग्यवान, दिखाओ तो कौन सी लड़की पसंद की है तुमने? अरे क्या माँ आप भी, ये तो पूरी आटे की बोरी जैसी है। ये लड़की कम और भैंस ज्यादा लग रही है। नहीं नहीं, मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इससे बेहतर तो मैं कुंवारा ही रहूं। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया है नीलम? अरे ये कैसी लड़की पसंद की है तुमने? हमारा बेटा इतना सुंदर है और इस लड़की को तो देखो। नहीं नहीं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। पिताजी एकदम सही कह रहे हैं माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे लिए कोई और लड़की देख लीजिए। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैंने जो कह दिया वही होगा। अगर दूसरी लड़की से शादी करनी है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हें इस घर में से एक फुटे कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे क्या माँ आप भी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये मेरा घर है और इसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? तो फिर मान जा मेरी बात, तेरी शादी इसी लड़की से होगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। समय बीतता जाता है और लाख विरोध के बावजूद सूरज की शादी ऋचा से ही करा दी जाती है। फिर शादी के बाद, अरे वाह, मेरी बहू तो सोने से लती हुई है।
इसके गहने देखकर तो ये लगता है कि मेरे पूरे घर के जेवर भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। सच में ये तो एकदम करोड़पति घर की बहू है। मेरी तो लॉटरी लग गई। हे भगवान, ये मेरी देवरानी है या मोटी भैंस है? पता नहीं मम्मी जी ने सूरज जी को कहाँ फंसा दिया। बेचारा मेरा देवर इस हाथी जैसी औरत के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिताएगा। फिर अगले दिन उनके घर पर नीलम की सहेलियां आती हैं। अरे माफ कर दे नीलम, मैं तेरी बेटी की शादी में आ ही नहीं पाई, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आई हूं ना, तो अपनी नई बहू से मिला दे मुझे। सुना है कि बहुत पैसे वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे उसके पैसों में तो कोई कमी नहीं है। हाँ तो जल्दी बुलाना अपनी बहू को, हम भी उसकी मुंह दिखाई कर लेंगे। आखिर बड़े घर की बेटी है तो वो तो बहुत खूबसूरत भी होगी ना। रुको तुम दोनों, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर नीलम ऋचा को लेकर आती है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप सब? हे भगवान, ये बहू है या चलता फिरता हाथी? अगर ये किसी पर गिर गई तो वो आदमी तो वहीं दम घुटकर मर जाएगा। अच्छा आंटी जी, आप लोग नाश्ता कीजिए, मुझे थोड़ा काम है तो वो मैं निपटा कर आती हूँ। हाँ, इतना कहकर ऋचा वहां से चली जाती है और प्रिया वहां पर नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए आंटी जी, ये आपकी फेवरेट ब्लैक कॉफी है और आपका मिर्च पकोड़ा जो आपको बहुत पसंद है। अरे वाह प्रिया बेटा, तुम तो हमें अपनी सास की तरह मानती हो। सच में बहुत अच्छी हो तुम। और नहीं तो क्या, अरे इसे तो हमारी पसंद नापसंद तक याद है। सच में बहुत प्यारी हो बेटा। अरे तुम दोनों इससे क्या बातें कर रही हो? जल्दी बताओ मुझे, मेरी छोटी बहू तुम्हें कैसी लगी? मत ही पूछ नीलम। अरे ऐसी बहू लाने से तो अच्छा तेरा बेटा कुंवारा ही रह जाता। अरे ये भी कोई बहू है क्या? तू तो चलता फिरता बुलडोजर लेकर आई है। अरे चुप करो, इतनी भी बुरी नहीं है वो, ठीक ठाक ही है। बस कर नीलम, अरे पैसे की लालच में तो कितनी अंधी हो गई है। देख, तेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर और दुबली पतली है, काम भी फुर्ती से करती है, और तू अपने छोटे बेटे के लिए भैंस जैसी बहू लेकर आई। और सच कहूं तो अच्छा ही हुआ जो हम शादी में नहीं आए। अरे मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहां पर मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे। और नहीं तो क्या। चल सुगंधा, अरे ये तो सिर्फ पैसे ही देखती है। पता चला कि इसे कोई पैसे वाली सहेलियां मिल गई तो ये तो हमें धक्के मारकर घर से बाहर ही निकाल देगी। फिर दोनों सहेलियां वहां से चली जाती हैं। आखिर इन दोनों को क्या हो गया है? इतनी भी मोटी नहीं है वो। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर बोल रही थी। मुझे तो मेरी छोटी बहू बहुत पसंद है। आखिर घर में धन दौलत लाई है तो मुझे बाकी चीजों से क्या मतलब। ऋचा बहू, अरे ओ ऋचा बहू। जी मम्मी जी, कुछ चाहिए आपको? मैंने अपनी ऋचा बहू को बुलाया है, तुझे नहीं। अरे तू तो एक भिखारन है, तो जरा अपनी औकात में रह, क्योंकि मेरा ख्याल रखने वाली मेरी बहू आ गई है और मुझे तेरी अब कोई जरूरत नहीं है। नीलम की ये बातें सुनकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पर ऋचा आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप सुबह से इतना क्यों चिल्ला रही हो? अभी अभी तो मैं आपके फ्रेंड से मिलकर गई थी ना, तो वापस क्यों बुलाया मुझे? अरे बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है, तो मीठे में मूंग दाल का हलवा और पापा जी के लिए खीर बनाना। साथ में लच्छे पराठे, पकौड़ी और चाट भी बना देना। और सूरज को भिंडी का अचार बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो भी बना देना। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए चाय बनाना। ओ माय गॉड मम्मी जी, इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? और मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। वैसे भी मुझे अभी ग्रीन टी चाहिए, सर फट रहा है मेरा। और ये कहने के लिए मैं आपके पास अभी आने ही वाली थी कि उतने में आपने ही मुझे बुला लिया। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ। हाँ तो उसमें क्या हो गया, सास ही हो ना, थोड़ी ना किसी देश की महारानी हो। मुझे सब पता है, आपने मेरे पापा के साथ जबरदस्ती की है।
और मेरी शादी अपने बेटे सूरज से करवाई है, तो मेरी फरमाइशें आपको पूरी करनी ही पड़ेगी। देखिए, मेरे घर में तो नौकरों की लाइन लगी रहती थी, और यहाँ पर तो एक बस दीदी है जिनसे मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन आपको मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर लानी ही होगी, वरना मैं पापा से शिकायत कर दूंगी, और जितना उन्होंने आपको दहेज दिया है वो सब वापस लेने के लिए कहूंगी। अरे नहीं बहू, तू तो बुरा मान गई। रुक जा, मैं ही बना देती हूँ तेरे लिए ग्रीन टी, और साथ में मेरे लिए अदरक इलायची वाली चाय भी बनाती हूँ। फिर नीलम रसोई में जाकर ग्रीन टी बनाने लगती है। क्या दिन आ गए हैं, मैंने तो एक कप चाय मांगी थी और उल्टा मुझे ही वापस ग्रीन टी बनाने के लिए भेज दिया। अगर ये करते हुए मुझे प्रिया बहू ने देख लिया तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। उतने में वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे मम्मी जी, आपको रसोई में आने की क्या जरूरत पड़ गई? आपको जो चाहिए मुझे कह देती ना, मैं ला कर देती आपको। नहीं नहीं, तू तो कपड़े धो रही थी ना, तो सोचा कि खुद ही बना दो। इतने दिनों तक मम्मी जी ने कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा, फिर आज अचानक इन्हें क्या हो गया? जरूर कोई बात है। और ये ग्रीन टी तो मम्मी जी पीती भी नहीं है, फिर ये किसके लिए बना रही है? फिर नीलम ग्रीन टी लेकर रचना को देती है। हे भगवान, ग्रीन टी पीने से तो शरीर फिट रहता है, लेकिन इस भैंस जैसी ऋचा के साथ तो कुछ अलग ही लग रहा है। अच्छा हुआ जो मैं ग्रीन टी नहीं पीती, मेरी पतली कमर ही ठीक है, वरना एक ग्रीन टी पीकर तो मेरी कमर भी इसकी जैसी फूल जाएगी। फिर शाम होते ही ऋचा अपने बेडरूम में चली जाती है। देखिए सूरज जी, हमारे बीच अभी तक ठीक से बात नहीं हुई है, तो पहले हम थोड़ी बात करेंगे, तभी जाकर हमारा रिश्ता गहरा बनेगा। देखो ऋचा, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी तो मेरी माँ की जिद के कारण हुई है, इसलिए मुझसे पति जैसे प्यार की उम्मीद बिल्कुल मत रखना। मैं तुम्हें पत्नी के सारे कानूनी अधिकार जरूर दूंगा, पर बेडरूम में हम दोनों बस अजनबी ही रहेंगे, और ये शादी सिर्फ दुनिया के सामने ही दिखेगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो सूरज जी? ये कदम मैंने दबाव में उठाया है, और मैं इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहता। इतना कहकर सूरज सोच आता है। ये सब कुछ मम्मी जी के कारण ही हुआ है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पर मैं हार नहीं मानूंगी और चुप भी नहीं बैठूंगी। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ऋचा उसके छोटे मोटे सारे काम नीलम से करवाती है। फिर एक शाम, चलो ना ऋचा, अभी भरपेट नाश्ता हो गया है, तो सुबह के लिए कुछ सब्जियां और बाकी छोटे मोटे सामान लेकर आते हैं। बगल में ही एक शॉप है, वहां से चलकर ले आते हैं। फिर उसके साथ बाकी की थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। नहीं दीदी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर मैं थोड़ा भी चलूं तो मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, और अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं ऑनलाइन कर दूंगी ना, घर पर आकर वो डिलीवर कर देंगे। अरे नहीं ऋचा, बगल में ही तो है वो शॉप, और थोड़ा ही चलना है। वैसे भी खाना खा लिया है ना, तो उसके बाद थोड़ा चलना अच्छा रहता है। ऊपर से तुम्हारा वजन भी थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए तुम्हारे लिए तो चलना बहुत अच्छी बात है। फिर आते समय हम आइसक्रीम भी खा लेंगे, और ऐसे करते करते टाइम पास भी हो जाएगा, और साथ में वॉकिंग भी हो जाएगी। देखिए दीदी, मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे मोटापे का मजाक उड़ाए। अगर मुझे अपने मोटापे से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मैं जब भी अपने घर से बाहर निकलती थी तो घर के बाहर कार और ड्राइवर की लाइन लगी रहती थी, इसीलिए यहाँ पैदल चलना मेरी बस की बात बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आप खुद ही चले जाइए। देखो ऋचा, देवर जी ने अब तक तुमसे बात नहीं किए हैं, इसीलिए थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दो, ताकि देवर जी तुम्हें पसंद करें और अपना ले इस शादी को। देखिए भाभी, ये एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है, इसलिए आप इसके बीच में आइए ही मत। और अब मुझे नींद आ रही है, तो सोने जा रही हूं मैं। फिर कुछ दिनों के बाद एक शाम, अरे मम्मी जी, थोड़ा यहाँ आकर मेरी मदद कर दीजिए।
मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, थोड़ी मालिश कर दीजिए ना। ये तो क्या बोल रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ, तो मैं तेरे पैर कैसे दबा सकती हूँ? वो सब मैं नहीं जानती मम्मी जी। देखिए, यहाँ पर मेरा कोई नौकर नहीं है, तो ये काम आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? दीदी मुझसे बड़ी है, तो मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती। और अगर आप मेरी मदद नहीं करोगी, तो मैं ये घर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और साथ में मैंने लाया हुआ दहेज भी लेकर जाऊंगी और मैं आप पर केस भी कर दूंगी दहेज लेने की जुर्म में। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो बहू, हम एक ही परिवार के हैं, तो ऐसी धमकी मत दो बेटा। मुझे ये फालतू का ज्ञान मत दीजिए। अगर आप चुपचाप मेरे पैर नहीं दबाओगे, तो मैं अपने वकील को फोन कर दूंगी और जो करना पड़े वो सब कर दूंगी। अच्छा ठीक है बहू, मैं सारी बातें मानूंगी, लेकिन पुलिस केस मत करना बेटा। तभी वहां पर प्रिया आती है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, यहाँ पर इतना शोर क्यों है? सब ठीक तो है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम दोनों बस बातें कर रही थी और ऋचा मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी, और कुछ नहीं। तुम जाओ और रसोई में जाकर काम देखो, बहुत काम पड़ा है वहां पर। मम्मी जी जरूर कुछ छुपा रही है। ऋचा ने तो कुछ बड़ा कहा है, पर क्या कहा होगा? मुझे तो ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं दिया। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बातें हो रही थी? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पैसों की लालच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली मैंने। अब मैं किससे जाकर कहूं कि मेरी बहू मेरे साथ नुकरों जैसा व्यवहार करती है? अगर मेरी सहेली या बड़ी बहू को पता चला, तो वो लोग तो मुझ पर हंसने लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे किसी को कुछ भी नहीं बताना। अरे भाग्यवान, खुद से ही क्या बातें कर रही हो? जल्दी से मुझे एक कप चाय बना कर दे दो। नीलम अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए वो गोपाल को कोई जवाब नहीं देती। अरे क्या हुआ नीलम, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, कब से चाय मांग रहा हूं मैं तुमसे, और तुम हो कि जवाब ही नहीं दे रही हो। जी क्या हुआ? और आप कब आए? और इतना चिल्ला के क्यों बातें कर रहे हो? अरे मैं कब से तुमसे एक कप चाय ही मांग रहा हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं कब आया? अरे ऐसे कौन से ख्यालों में खोई हो तुम? जी कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ी सी परेशान थी। तो मुझे बताओ ना कि आखिर परेशानी क्या है? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी आंखों के नीचे ये काले डब्बे कैसे हो गए? रात भर सोई नहीं क्या तुम? क्या बताऊं जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये ऋचा बहू तो मेरे साथ बहुत ही खराब व्यवहार करती है, मुझसे नौकरों जैसे काम करवाती है वो। दहेज की लालच में आकर मैंने बहुत गलत किया है, इसीलिए तो मैं कहता था। तो अब देखो, हमारी बड़ी बहू दहेज नहीं लाई थी, फिर भी कितनी सुंदर और सुशील है, सारी बातें मानती है, और तुमने उसे हमेशा दबा कर रखा। और अब तुम्हें पता चल रहा है कि जब तुम्हारे साथ कोई रूखा व्यवहार करता है तो कैसा लगता है। ये गड्ढा तुमने खुद ने खोदा है, तो इसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तो मुझे दहेज के केस में जेल भेजने की धमकी देती है, तो अब मैं क्या करूं? अब जो करना है करो। दहेज लिया है तो जेल जाने के लिए भी तैयार हो जाओ। हमने तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा, तो वो तो हमें कुछ भी नहीं कर सकती। गोपाल की बातों से नीलम और परेशान हो जाती है। फिर एक दिन ऋचा की सहेलियां घर पर आती हैं। अरे वाह, तुम दोनों मुझसे मिलने कितने दिनों बाद आई हो। बताओ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, लेकिन क्या तुम भी? तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, और तुमने हमें अभी तक पार्टी भी नहीं दी है। इसीलिए सोचा कि आज तुम्हारे ससुराल ही आकर पार्टी ले लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रुको, मैं अभी नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे ऋचा, नौकरों से कहकर मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी भी बनवाना। हाँ बाबा, मैं अभी बोलकर आती हूँ। फिर ऋचा नीलम के पास जाती है। देखिए मम्मी जी, मेरी फ्रेंड्स आई है घर पर, तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। और हाँ, एक ब्लैक कॉफी भी बना दीजिए, और सब लेकर मेरे कमरे में आइए। ये तो कैसी बातें कर रही है बहू,
तेरे फ्रेंड्स आए हैं तो तू खुद ही जाकर बनाना, मुझसे क्यों कह रही है? लगता है आप भूल गई मम्मी जी कि मैंने आपसे पहले क्या कहा था। इतना कहकर ऋचा वहां से चली जाती है और नीलम भी उदास होकर रसोई में चली जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये ऋचा मुझसे और क्या क्या करवाएगी, और मैं हूं कि चाहकर भी किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। तभी वहां पर प्रिया आती है। अरे मम्मी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कह देती ना, मैं बना देती आपके लिए। और आप ये ब्लैक कॉफी क्यों बना रही हो? आप तो ऐसी कॉफी कभी नहीं पीती, तो फिर ये किसके लिए बना रही हो आप? अरे कुछ नहीं बहू, मैं बस बना रही हूँ। तू जाकर दूसरा कोई काम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैंने सारे काम कर लिए हैं, पर आप बताइए ना, आप ये किसके लिए बना रही हो? और आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? कई दिनों से देख रही हूँ मैं आपको, आप मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती, हमेशा चुपचाप रहती हो। आखिर क्या हुआ है आपको? मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ ठीक से व्यवहार कभी नहीं किया, हमेशा तुझ पर गुस्सा किया, और अब भगवान मुझे उसी का फल दे रहा है। पैसों की लालच में आकर मैंने रीचा को इस घर की बहू बनाया, और अब वो मुझे जेल भेजने की धमकी देती है। और ये चाय और नाश्ता मैं उसी के लिए बना रही हूँ, और ये ब्लैक कॉफी भी, क्योंकि उसके कुछ फ्रेंड्स आए हैं घर पर। नहीं मम्मी जी, आप कुछ भी नहीं बनाएगी, आप जाइए यहाँ से। मैं हूं ना, मैं बना दूंगी सब कुछ। मेरे होते हुए आप काम करें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू कितनी अच्छी है बहू, पर मैंने आज तक तेरे साथ हमेशा नौकरों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि तू दहेज में कुछ भी नहीं लाई, और अब भगवान जी मुझे मेरे इसी की एक ही सजा दे रहे हैं। इतना कहकर नीलम वहां से चली जाती है और प्रिया खुद चाय नाश्ता लेकर ऋचा के कमरे में चली जाती है। ये देखो ऋचा, मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए चाय और नाश्ता बनाया है, और ये ब्लैक कॉफी भी है। वैसे आप कौन हैं? ये मेरी जेठानी है। अच्छा तुम लोग बातें करो, तब तक मैं बाकी का काम निपटा कर आती हूँ। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। अरे वाह ऋचा, तेरी जेठानी तो एकदम कमाल की निकली। हमारे लिए उन्होंने चाय नाश्ते का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन तेरे घर में कोई नौकर नहीं है क्या? हाँ ऋचा, अरे तेरे मायके में तो कितने नौकर चाकर थे, फिर ससुराल का ये हाल क्यों है भला? यहाँ पर कोई नौकर नहीं है क्या? नहीं यार, यह सारे काम मेरी जेठानी ही करती हैं, और जो कोई काम बचता है वो मम्मी जी करती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कोई काम नहीं करती। वाह यार, तू तो एकदम लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला है। नहीं तो एक वो वर्षा है, उसके ससुराल वाले उसे आए दिन पीटते मारते, और वो लोग उससे नौकरों जैसे काम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में तो तू एकदम लकी निकली जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वो तो है। चलो, अब हम चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें क्लास भी तो जाना है ना, वरना देर हो जाएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। देखना तुम दोनों, दीदी खाने के लिए कुछ और बना कर लाएगी, तो तुम दोनों उसे खाकर ही जाना। नहीं यार, अगली बार आएंगे तो पक्का खाकर जाएंगे, पर इस बार नहीं, वरना देर हो जाएगी। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखना। फिर खुशबू और रेनू वहां से चली जाती हैं, और थोड़ी ही देर में प्रिया वहां पर खाना लेकर आती है। अरे, तुम्हारे फ्रेंड्स चले भी गए, लेकिन मैं उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी, तुमने उन्हें रोका नहीं क्या? नहीं दीदी, उनकी एक्स्ट्रा की क्लास थी, लेकिन कहकर गई है कि अगली बार खाकर जाएंगी। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? मैंने तो मम्मी जी से कहा था ना कि वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ऋचा? ये काम हमारा है, और इसे हम ही करें तो अच्छा लगता है। इसे मम्मी जी से काम करवाना ठीक नहीं है ना, वो हमसे बड़ी हैं। वो सब मैं नहीं जानती दीदी। अगर मैंने ये बात मम्मी जी से कही थी तो ये सब उन्हें ही बनाना चाहिए था ना, उनका काम वही करती तो अच्छा रहता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो ऋचा? आखिर वो हमारी सास है, इस तरह से उनसे काम करवाना सही नहीं है। तो उन्होंने जो मेरे साथ किया है वो सही है क्या? जब सूरज जी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे
तब उन्होंने जबरदस्ती मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरे सूरज जी ने आज तक मुझसे एक बात भी नहीं की है, और वो मुझे कभी पत्नी का दर्जा देंगे भी नहीं। इसीलिए मैं मम्मी जी पर बहुत गुस्सा हूँ। देखो ऋचा, वो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम भी उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। इसीलिए तुम अपनी ये जिद और पागलपन छोड़ दो। हम दोनों बैठकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। इस पर कोई हल नहीं निकलेगा दीदी। मैं उनसे सच में प्यार करने लगी हूँ, पर मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। तुम चिंता मत करो ऋचा, मैं देवर जी से बात करूंगी और तुम्हारी इस डूबती नैया को किनारे जरूर लगाऊंगी। सच में दीदी? हाँ ऋचा, भरोसा रखो मुझ पर। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। फिर शाम के समय जब सूरज ऑफिस से घर लौटता है, तभी क्या हुआ देवर जी? आज आप बहुत थके थके से लग रहे हो। कुछ नहीं भाभी, बस ऑफिस में आज ज्यादा काम था, इस वजह से सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। प्लीज पानी ला कर दीजिए ना। हाँ हाँ, रुक जाइए, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर प्रिया पानी लेकर आती है। आप चिंता मत कीजिए देवर जी, मैं रीचा से कहकर आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनवा देती हूँ। फिर उसके हाथ की चाय पीते ही आपकी सारी थकान मिट जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रही हो भाभी? मुझे रीचा के हाथ की कोई चाय नहीं पीनी, और अगर चाय पीनी है तो आप ही बना दीजिए, वरना मैं वो चाय पीऊंगा ही नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो देवर जी? रीचा आपकी पत्नी है, और अगर आप ही उसके हाथ की चाय नहीं पियोगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी ना। नाइंसाफी उसके साथ नहीं, मेरे साथ हुई है भाभी। शुरू से ही मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर मम्मी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी और उस भैंस को मेरे गले बांध दिया। पर मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। पर आखिर क्या बात है देवर जी? उसकी बोली विचार आपको पसंद नहीं आई क्या? बोली विचार तो सब ठीक ही है भाभी, पर उसका वजन तो देखो। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैंने पैसों की लालच में आकर आटे की बोरी से शादी कर ली और भैंस के साथ सोते सोते पापड़ बन जाऊंगा। वैसे वो लोग भी गलत नहीं कहते भाभी। रीचा का वजन 100 किलो से भी ज्यादा है, और मेरा वजन सिर्फ 65 किलो है। अब आप ही बताओ, कहाँ से हमारी जोड़ी जमती है? मम्मी ने तो मुझे फंसा दिया है। पर अगर उसका वजन कम हो जाए तो तब तो खुशी की बात होगी ना भाभी, और तब मुझे उससे कोई एतराज नहीं होगा। और उसका एटीट्यूड तो देखो, वो खुद पर जरा भी ध्यान नहीं देती, और यही बात हमेशा मुझको गुस्सा दिलाती रहती है। मेरे दोस्तों की पत्नियों को देखो, कितनी मॉडर्न है वो, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। और मेरी पत्नी को देखो, वो तो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं लगती। ठीक है देवर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी ऋचा को बिल्कुल स्लिम और फिट बना दूंगी। पर आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि आप उसे पत्नी का दर्जा देंगे और उससे प्यार से बात करेंगे। ये नामुमकिन है भाभी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैं उसे वो सारे अधिकार दूंगा जो एक पत्नी का पति पर होता है। ठीक है देवर जी, पर आप उससे थोड़ा प्यार से बात करने की कोशिश कीजिए, ताकि उसे भी लगे कि आप भी उससे प्यार करने लगे हों। और तब जाकर वो आपके लिए बदलने की पूरी कोशिश करेगी। फिर उसके बाद आप सरप्राइज होने के लिए तैयार रहिएगा। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। फिर एक सुबह 5 बजे रीचा उठकर प्रिया के पास आती है। कितना समय हो गया है भाभी, और आप होके अभी तक सो रही हो। जल्दी चलिए ना, हमें वॉकिंग पर भी तो जाना है। लेकिन रीचा, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं, और हम रोज तो वॉकिंग पर 6 बजे जाते हैं ना। वो तो है भाभी, पर अब तो मैं और मेहनत करना चाहती हूँ। आपकी बदौलत एक महीने में मैंने पूरे 10 किलो वजन कम कर लिया है, और अब मैं ये चाहती हूँ कि पूरी तरह से स्लिम और आपकी तरह पतली कमर वाली बनूं। आपको पता है, अब तो सूरज जी भी मुझसे प्यार से बातें करने लगे हैं, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वरना मम्मी जी ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। तभी वहां पर नीलम आती है। रीचा बहू, मैं देख रही हूँ कि तुम हर रोज इतनी जल्दी उठती हो, वॉकिंग पर जाती हो, योगा करती हो, और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ बहू, पर आज तक कभी समय ही नहीं मिला। तुम्हारा डाइट रूटीन इतना टाइट है, सुबह वॉकिंग, फिर योगा, फिर डांस क्लासेस,
और घर पर सिर्फ घास फूस खाती रहती हो। और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं मम्मी जी। जो बीत गया सो बीत गया। हम तो अब बस आगे पर फोकस करेंगे। और आपने जो कुछ भी किया बस लालच में किया। लेकिन ध्यान रखिए, रिश्ता दहेज से नहीं, प्यार से चलता है। दहेज तो आता जाता रहेगा, पर हर रिश्ते में प्यार बना रहना चाहिए। अच्छा अब बस करो, बहुत इमोशनल बातें हो गई। अब जल्दी चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर वहां से आकर तुम्हें योगा भी तो करना है। पूरा दिन का टाइट रूटीन ही तुम्हारा। हाँ भाभी, चलिए। ऐसे ही एक महीना और बीत जाता है और रीचा अब पतली कमर वाली खूबसूरत बहू में बदल चुकी थी। भाभी, ये तो लग ही नहीं रहा कि ये पहले वाली ऋचा है। ये तो पूरी तरह जीरो फिगर वाली मॉडल ऋचा बन गई है। मेरे फ्रेंड्स की जितनी भी पत्नियां हैं, उनमें तो सबसे सुंदर ऋचा ही लग रही है। आखिर ये वादा किसका था? मेरा ही था ना। तो देखिए, आपकी मॉडल पत्नी को आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच भाभी। अब बहुत अच्छी हो। आपने हमारे घर को बसाया है। अरे बस भी कीजिए देवर जी। सारा प्यार मुझ पर ही लुटा देंगे तो ऋचा के लिए क्या बचेगा? वैसे भी मुझ पर प्यार लुटाने के लिए आपके भैया है मेरे पास। और आप तो अपना सारा प्यार बस ऋचा पर लुटाइए। प्रिया की ये बातें सुनकर ऋचा और सूरज दोनों हंस पड़ते हैं। सच में भाभी, सूरज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अगर आप ऐसा नहीं करती तो शायद हम दोनों अलग हो जाते। आपने ही हमें सही रास्ता दिखाया और इसी वजह से आज हमारा रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है। फिर उस दिन के बाद से ऋचा एक पतली कमर वाली आत्मविश्वासी लड़की बन जाती है और सूरज के साथ वो खुशी से रहने लगती है। गांव के एक किनारे एक छोटी सी झोपड़ी होती है। मिट्टी की दीवारें, एक पुराना चूल्हा, एक चारपाई और एक कुर्सी, इस घर की सारी दौलत होती है। रामलाल एक गरीब और ईमानदार किसान अपनी बेटी गंगा के साथ यहीं पर रहता है। गरीबी के बावजूद दोनों बड़ी ही खुशी से रहते हैं। गंगा बेटी, सुबह उठकर पढ़ाई कर लिया कर। अगर दिन की शुरुआत पढ़ाई से करेगी तो तेरा दिन रोशन हो जाएगा। उठ गई थी मैं बाबूजी, कविता लिख रही थी। टीचर बनने का सपना गलत तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि मैं अगर टीचर बन गई तो गांव के बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। अरे पागल है क्या? ये तो सबसे सुंदर सपना है। लेकिन याद रख, सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, वो भी पूरे दिल और ईमान से। बिल्कुल करूंगी बाबूजी। गंगा के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और गांव का मुंशी अंदर आता है। राम राम रामलाल, ठाकुर साहब का हुक्म है। ये कागज तुम देख लो। ठाकुर साहब तुम्हारी जमीन लेना चाहते हैं और बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन हम हमारी जमीन क्यों देंगे भला? बाबूजी की सारी मेहनत उसी मिट्टी में लगी है। और आप लोग समझते क्यों नहीं कि गरीब के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसकी रोजी रोटी और उसका जीवन भी होता है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। मुंशी जी, जाकर ठाकुर से कह देना कि ये जमीन बिकाऊ नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब तो नाराज हो जाएंगे। रामलाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा समझो बात को। नाराज होते हैं तो होने दो। ये जमीन मेरी बेटी की विरासत है, तो मैं इसे पैसों के लिए नहीं बेच सकता। क्षमा चाहता हूँ, पर यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मुंशी घबराकर वहां से चला जाता है और उसकी चाल में एक बेचैनी होती है, जैसे वो अपने अंदर एक बड़ा राज दबाकर चल रहा हो। हवेली में ठाकुर वीर सिंह होता है और मुंशी उसके सामने जमीन के कागज की बात रखता है। क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया। कहते हैं कि जमीन बिकाऊ नहीं है। अरे वो तो एक छोटा सा किसान है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ठुकराने की? वो बहुत जिद्दी है। कहता है अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। वो जमीन उनकी बेटी की विरासत है, उसका जीवन है। और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे वो दोनों बाप बेटी। बेटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समझ गया ना मुंशी? उस रामलाल को दिखाना होगा कि वीर सिंह की मर्जी के खिलाफ जाना क्या होता है। अब तो तू देख रामलाल,
कि तेरे साथ क्या होता है। फिर रात के समय रामलाल काफी चिंतित होकर बैठा होता है। तभी उसके पास गंगा जाती है। बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हो? आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि सत्य से कभी नहीं डरना चाहिए, लेकिन जब से वह मुंशी आकर गया है, तब से आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? हाँ बेटा, सच के साथ रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सच को जीतना हमेशा आसान नहीं होता। कुछ लोगों के पास पैसा और ताकत दोनों होती है, और वो अपना फैसला सब पर थोप देते हैं। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। और कुछ भी नहीं मेरी लाडो, मैं आपका साथ दूंगी। आपने जमीन बचाई और मैं आपका सपना बचाऊंगी। आप हमेशा कहते थे, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी बाबूजी। हवेली के आंगन में ठाकुर अपने दोस्त पहलवान के साथ बैठा होता है। रामलाल को समझाने का वक्त खत्म हो गया। तो अब क्या करना है? सीधा खात्मा करना है उसका। उसकी रूह तोड़नी होगी। उस पर इतना दबाव डालेंगे कि वह खुद अपने बोझ के नीचे गिर जाएगा। हाँ ठाकुर साहब, डर का बोझ तो तलवार से भी बड़ा होता है। मैं आपकी बात समझ गया। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और रामलाल पर ठाकुर का दबाव बढ़ता ही जाता है। कभी कर्जा वसूली के नाम पर धमकी मिलती है, तो कभी उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। कभी रात के सन्नाटे में उसकी झोपड़ी के आसपास अजीब आवाजें आती हैं। हर गुजरते दिन के साथ उसका हौसला कमजोर पड़ने लगता है। फिर एक शाम घर के अंदर रामलाल का दोस्त शंभू आता है और वो काफी चिंता में होता है। रामलाल भाई, ठाकुर से टकराना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। देखो रामलाल, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अरे तुम्हारी एक जवान बेटी है। देख शंभू, मैं अपनी बेटी के सपनों के लिए जीता हूँ। अगर जमीन छोड़ दी तो कुछ भी नहीं रहेगा, और मैं हार मानकर गंगा के सपने नहीं तोड़ सकता। मेरी हिम्मत में ही मेरी बिटिया गंगा की हिम्मत है, और हम हारेंगे ही क्यों? बाबूजी का सपना मेरा सपना है, और मैं इस मिट्टी की खुशबू को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। इसलिए आप चिंता मत कीजिए शंभू काका। देखना आप, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस दुआ करता हूँ कि तुम दोनों सुरक्षित रहो। कभी कभार डर लगता है कि ठाकुर अपना गुस्सा ना निकाल दे। फिर एक रात वो अपनी चारपाई पर बेजान गिर जाता है और उसे देखकर गंगा चीख पड़ती है। बाबूजी, आंखें खोलो बाबूजी, मुझे अकेला मत छोड़िए। प्लीज उठिए ना बाबूजी। बाबूजी। देखते ही देखते गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस बुलाई जाती है। थोड़ी देर में रिपोर्ट बन जाती है, नेचुरल डेथ एंड हार्ट अटैक, और वो फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन गंगा का दिल नहीं मानता। उसकी आंखों में सवाल बढ़ते जाते हैं। आखिर बाबूजी अपनी हिम्मत कैसे हार गए? ऐसा क्या हुआ जो वो इतना टूट गए और और मुझे इस निर्दयी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? नहीं नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा। कुछ तो बात है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गंगा सुबह का काम खुद करती है, फिर जल्दी से किताब लेकर कॉलेज की तरफ निकलती है। उसके चेहरे पर थकान और दुख होता है, पर साथ ही एक जिद भी होती है। फिर कॉलेज में, बहुत खूब गंगा, तुमने असाइनमेंट एकदम अच्छे से लिखा है। देखना तुम्हारी यही मेहनत तुम्हें आगे जरूर लेकर जाएगी। शुक्रिया सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ाई से ही इंसान का जीवन बदल सकता है। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है, वही तुम्हारी ताकत है। बस उसे संभालो। माना कि ये घड़ी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन तुम्हें अपने बाबूजी के लिए अपने सपनों को साकार करना होगा। जी सर। फिर क्लास के बाद गंगा अपने बैग में कुछ पुरानी किताबें डालकर गांव के एक घर में चली जाती हैं। वहां पर 3 छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गंगा उन्हें पढ़ाती है और बदले में उनसे कोई पैसे भी नहीं लेती। दीदी दीदी, आप हमेशा मुस्कुराती हो, क्या आप कभी दुखी नहीं होती? मुस्कान ही तो दुख को हराती है चुटकी। तुम पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो, जिसके सहारे तुम अपने माँ बाप का सहारा बनोगे। क्यों,
बनोगे ना? हाँ दीदी, बहुत खूब बेटा। ये देखो, मैंने तुम सबके लिए ये इमरती लाई है। ये लो। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और गंगा उनके साथ पूरा दिन बिताती है और रात को अपने घर लौटकर वो खुद की पढ़ाई करती है। फिर गांव के एक छोटे लाइब्रेरी हॉल में एक नया चेहरा दिखाई देता है जिसका नाम रवि होता है और वो शहर का जर्नलिस्ट होता है। वहीं पर गंगा अकेली बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तुम गंगा ही हो ना, वो रामलाल की बेटी? जी, लेकिन आप कौन? मैं रवि, जर्नलिस्ट हूँ। मैं शहर से आया हूँ। तुम्हारे बाबूजी के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ जानकर। सभी लोग यही कह रहे हैं कि उनकी मौत नेचुरल थी, पर मेरे दिल को चैन ही नहीं मिल रहा, जैसे उन्हें जानबूझकर तोड़ दिया गया हो। मैं आज भी हर पल रोती रहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं समझ सकता हूँ, और तुमने सही सोचा है। कई बार मौत तलवार से नहीं, बल्कि दबाव से होती है। इसलिए मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। कहानी सुनने से क्या होगा? गांव वाले तो सब डरते हैं, कोई सच कहने के लिए तैयार ही नहीं है, और इसीलिए मैं अकेली पड़ गई हूँ। अकेली? नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो सच है, और सच के साथ तो मैं भी हूँ। गंगा के हौसले से रवि प्रभावित हो जाता है और गंगा भी रवि के सहारे हिम्मत महसूस करती है। फिर अगली शाम गंगा से मिलने शंभू आता है। गंगा बेटी, अब तू अकेली है, तो इसीलिए तुझे समझना होगा कि ठाकुर से टकराना मुश्किल है, पर सच को छुपाना भी जुर्म है। तो आप सच जानते हो, है ना? मैं सब जानता हूँ बेटी, पर डर मुझे चुप करा देता है। रामलाल भाई मेरा दोस्त था, और उसने अपनी सारी जमीन तेरे नाम की थी। क्या? बाबूजी ने वो जमीन मेरे नाम की थी? हाँ बेटी, पर वसीयत के कागजात ठाकुर ने छुपा दिए हैं, और मुंशी भी इस बात में शामिल है। मुझे वो कागज किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि वो जमीन मेरे बाबूजी का सपना है। देख बेटा, मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया तुझे, और अब मैं तुझे आशीर्वाद के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। डरा हुआ शंभू इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रवि और गंगा फिर से लाइब्रेरी में मिलते हैं। क्या बात है गंगा, तुम्हारी आंखों में आज नया दर्द दिख रहा है। मुझे सच का एक और टुकड़ा मिल गया है। बाबूजी ने जमीन मेरे नाम की थी, पर वो कागज कहीं छुपाया गया है। तो अब हमें सिर्फ उस कागज तक पहुंचना है। हाँ रवि, सही कहा तुमने। लेकिन ध्यान रहे गंगा, ये सिर्फ कागज नहीं, ठाकुर की हार और तुम्हारी जीत का सबूत होगा। तुम्हें जी जान लगानी होगी अब, और इस संघर्ष की लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होनी चाहिए। हाँ रवि, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। अब मुझे अपने सपने और मेरे बाबूजी दोनों के लिए लड़ना होगा। गंगा के अंदर एक नई आग चलती है, और वो अब सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं, अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ने वाली एक नई शक्ति बन जाती है। दिन भर की थकान के बाद रात के समय वो घर में पढ़ाई कर रही होती है। उसके सामने किताबें खुली होती हैं, पर उसका ध्यान बार बार बिछड़ गए बाबूजी की तस्वीर पर जाता है। अब तो मेरा सिर्फ इकलौता मकसद है कि मैं आपके सपने को पूरा करूं। मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हो, इस हवा में, इस सन्नाटे में। किसी न किसी रूप में आप मेरी सदैव रक्षा ही कर रहे हो, इसलिए मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारूंगी। उसी वक्त घर के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है, और डर के मारे गंगा दरवाजा बंद कर देती है। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। जब बाबूजी थे तो मुझे किसी बात का डर ही नहीं लगता था। उनके होने से मैं हिफाजत थी, सुरक्षित थी। फिर अगले दिन कॉलेज में गंगा लेक्चर के बाद अपने प्रोफेसर से मिलती है। देखिए ना सर, कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी मुझे झुकने पर मजबूर कर देगी, पर मैं झुकना नहीं चाहती सर। जो सपना तुम देख रही हो, उसके पीछे तुम्हारी एक मजबूत वजह है, और अगर वजह मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर की बातें सुनकर गंगा का हौसला और बढ़ जाता है। फिर शाम के समय गंगा फिर से उन बच्चों को पढ़ाने जाती है
तभी एक माँ उसे कुछ पैसे देती है। गंगा बेटी, तुम हमारे बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाती हो, इन छोटे से पैसों का तो कोई मोल नहीं, पर तुम्हारे जज्बे का मोल हम कभी नहीं चुका सकते। बस इतना ही कीजिए कि इन्हें पढ़ने से कभी मत रोकिए, क्योंकि यही बच्चे कल को बदलेंगे और यही आपकी हिफाजत भी करेंगे। सही कह रही हो बेटी, तुम्हें देखकर औरों को भी हिम्मत मिलती है। इतनी कठिनाई के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई कर रही हो, अकेले के दम पर दो पैसे कमाकर खुद का गुजर बसर कर रही हो, और ये किसी मिसाल से कम नहीं। शुक्रिया काकी, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। फिर उस रात रवि उसे लाइब्रेरी में मिलता है। मैंने सभी गांव वालों से बात कर ली है गंगा, लेकिन वो लोग तो रामलाल जी के बारे में कहने से डर रहे हैं। सभी चुप है, जैसे डर ने उनकी जुबान ही काट दी हो। गांव वाले हमारी मदद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुरक्षा दिख रही है। मेरे बाबूजी ने इस गांव में ना जाने कितने लोगों की मदद की है, लेकिन आज जब उनके जाने के बाद सबको उनके इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए, तो वो सभी लोग मुंह बंद करके बैठे हैं। लोग तो ऐसे ही होते हैं गंगा, इसीलिए तुम्हें मोटी चमड़ी रखकर जीना होगा। जानती हूँ रवि, और अब तो हमें हमारा रास्ता खुद बनाना होगा। एक कागज के पीछे पूरा सच छुपा हुआ है, और उस कागज तक पहुंचने के लिए हमें किसी एक इंसान को तोड़ना होगा। लेकिन कौन है वो इंसान? तुम किसकी बात कर रहे हो? मुंशी को। क्या? हाँ गंगा, उसने ठाकुर का साथ दिया है, पर दिल के अंदर शायद अभी भी सच छुपा हुआ है उसके। वो अपनी होशियारी केवल ठाकुर के सामने ही दिखा सकता है, और किसी के सामने नहीं। अकेले में वो सच उगल ही देगा। अगर मुंशी ही सच जानता है, तो मुझे उसके सामने जाना ही होगा, और इन सब में शंभू काका भी हमारा साथ देंगे। वो जानते ही मुंशी काका का पता, और मैं उनसे कह दूंगी कि वो भी वहां पर मौजूद रहें। अगर हम तीनों वहां पर रहेंगे, तो किसी बात की चिंता नहीं होगी। एकता में ही बल होता है, और हमारे बल को देखकर मुंशी काका को सच उगलना ही पड़ेगा। फिर अगली शाम गंगा मुंशी से मिलने जाती है, और रवि सब कुछ दूर से ही देख रहा होता है। देखिए मुंशी जी, मेरे बाबूजी ने मुझे अपने सपने के साथ जमीन भी दी थी, और ये बात अच्छे से जानते हो आप, तो बताइए वो वसीयत कहाँ पर है? मुंशी डर के मारे चुप ही रहता है। देखिए मुंशी जी, चुप रहना भी जुर्म है। आपने ठाकुर का साथ दिया है, और मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी मुझसे छुपाई है। लेकिन अब बस, आज आपको सच बोलना ही होगा। मुंशी का चेहरा पीला पड़ जाता है, और वो कांपने लगता है। मैं सब बता दूंगा। लेकिन क्या मुंशी जी? तभी दरवाजा धीरे से खुलने लगता है, और उनकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। वहां पर शंभू आया होता है, और उसके हाथ में एक पुराना कागज होता है। माफ कीजिए जो मैं देर से आया। यही कागजात है ना वसीयत के? मैंने इस मुंशी के पास से चुपके से बरामद किए हैं, और इसे तो इस बात की खबर तक नहीं। बेवकूफ कहीं का। हाँ, यही तो है बाबूजी की वसीयत। यही तो वो प्रूफ है, और अगर ये सामने आ गया, तो ठाकुर का घमंड और दबाव सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। अब तो सच बोलिए मुंशी जी, आपने ये कागज क्यों छुपाए? मुझे ठाकुर ने धमकाया, और मैं डर के मारे चुप रह गया, कुछ भी बोल नहीं सका। पर अब डर का वक्त खत्म हो गया है, और सच सबके सामने आ गया है। ठीक उसी वक्त ठाकुर वीर सिंह आता है, और एकदम गुस्सेल नजरों से वो सबको देखता है। मुंशी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, ये कागज मेरे बाबूजी के हैं, और वसीयत के मुताबिक वो जमीन मेरे नाम पर है। अब आपका खेल खत्म हो चुका है, और अब आपका असली चेहरा हम सभी गांव वालों के सामने बेनकाब करेंगे कि कैसे आपके दबाव में आकर मेरे बाबूजी तनाव के कारण इस दुनिया से चले गए। अरे चुप बैठो, तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो शायद। पता है ना मैं कौन हूँ? ठाकुर वीर सिंह नाम है मेरा, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। समझे कि नहीं? अब आपका ये घमंड और दबाव हम पर नहीं चलने वाला। आज सच और हिम्मत के साथ हम सब आपके सामने खड़े हैं,
और अब की बार हम आपको हरा कर ही रहेंगे, समझिए आप। अरे तुम कैसे साबित करोगी कि तुम्हारे बुढ़े बाप की मौत मेरे कारण हुई है? ये कागज तो बस खोखले हैं, ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अरे तुम जैसे गरीबों को हार के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिख कर ले लो मेरी ये बात। हमारे पास हर एक चीज का सबूत है ठाकुर साहब। आपके दबाव और धमकी से ही मेरे बाबूजी की मौत हुई है। आपके कारण ही उन्हें मानसिक तनाव आया, और वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। अरे चुप बेटो, तुम कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हूं मैं, और अब आपका रास्ता बंद हो गया है और बाबूजी की जमीन अब मेरे नाम हो गई है। सच हमारे सामने है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो गंगा, यही वक्त है, सारे गांव वालों के सामने सच्चाई लेकर आते हैं। हाँ रवि, चलो। गंगा और रवि बातों में व्यस्त होते हैं। उतने में चालाकी से ठाकुर वो कागजात लेकर रफू चक्कर हो जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। अब तो सच और इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई और मुश्किल हो गई है। इतनी कठिनाई के बाद वो कागज हमारे हाथ आए थे और उनके जरिए ठाकुर का पर्दाफाश होना था, लेकिन हम लोग तो बातों में उलझे रह गए और उस हैवान ने चालाकी से वो कागज छीन लिए मुझसे। चाहे कुछ भी हो जाए गंगा, हमें हार नहीं माननी है। माना कि ठाकुर के पास वो कागज है, पर हमारे पास शक्ति और हिम्मत है, और एक लड़ाई के लिए इनसे बड़े औजार और कुछ भी नहीं हो सकते। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आप सबके साथ हूँ और मुझे माफ कर देना। मुझे तो ये सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम दोनों का साथ भी देना चाहता हूँ। इस इंसाफ की लड़ाई में तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी गंगा। हम इसमें जी जान लगा देंगे। शुक्रिया मुंशी जी, अच्छा लगा जानकर कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब हमें ठाकुर से वो कागज किसी भी हाल में वापस लेने ही होंगे। फिर रवि अपनी किताब में कुछ लिखने लगता है। ट्विस्ट, ठाकुर ने कागज ले लिया और अगला स्टेप विटनेस प्रिपेयर करना और ठाकुर का प्लान ऑब्जर्व करना। अब हमें अपना नेक्स्ट प्लान सोचना होगा रवि। हाँ गंगा, अब तो ठाकुर को पता चल गया है कि हम लोग दिन रात बस उस कागज के ही पीछे पड़े हैं, और वो एक कागज ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसलिए वो उसे छुपाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ रवि, सही कहा तुमने। फिर अगले दिन, तुम्हें पता ही रवि, ठाकुर ने वो कागज किसी खुफिया जगह पर छुपा दिए हैं, और अगर हम लेट हो गए तो सच हमसे दूर हो जाएगा। स्टेप 1, हवेली के अंदर से पोटेंशियल हाइडिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, मुंशी को सीक्रेटली कन्विंस करना। स्टेप 3, विटनेसेस प्रिपेयर करना। डन। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हमारे ये इन्वेस्टिगेशन प्लान काम करेगा? अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? नहीं गंगा, हम असफल नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्लान जरूर काम करेगा। बस तुम अच्छा विचार करो। यू निगेटिव बातें करोगी तो सब वैसा ही होगा। हम जो कुछ भी बोलते हैं वही यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि वो मैनिफेस्ट होकर सच्चाई में बदले। ठीक है रवि, इस प्लान से हमारी जीत ही होगी, होकर ही रहेगी गंगा। फिर वो लोग मुंशी को अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं। मैं पहले चुप हो गया था, पर अब मैं सच के लिए खड़ा हूँ, और अब तो हमें ठाकुर का हर एक कदम देखना है और उसे अच्छे से परखना है। परफेक्ट मुंशी जी, अब आप ही हमें वसीयत के कागज तक लेकर जाओगे। मैं आपको सारा प्लान बता देता हूँ, लेकिन आप अपना काम अच्छे से करना। अगर आप डगमगा गए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रवि, कोई गड़बड़ नहीं होगी, भरोसा रखो मुझ पर। गंगा और रवि हवेली के छोटे कमरे से एंट्री करते हैं। वही ठाकुर गुस्से में कागज लेकर बैठा होता है। मुंशी, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैं तो आपके ही साथ हूँ, मुझे माफ कर दो। ना जाने किस तरह से उस शंभू ने वो कागज बरामद कर लिए और उस रवि और गंगा को बता दिया, और फिर उन्होंने मुझे पकड़कर मुझसे सच उगलवा लिया।
लेकिन अब मुझसे ये भूल दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ ठाकुर साहब, मैं आपका मुंशी पहले भी था और आगे भी रहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब बस ध्यान रहे, ये कागज मुझे हर तरह से बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उन दोनों के हाथ लगने मत देना। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी हिफाजत करते रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कोई बेशकीमती हीरा हो। समझ गया ठाकुर साहब। गंगा और रवि हवेली में ही चुप कर उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेते हैं। देखा रवि, मुंशी जी ने ठाकुर के सामने वफादार होने की एक्टिंग करना शुरू कर दिया है। अब तो वो बस ऐसे ही एक्टिंग करते रहे और उस कागज को लेकर हम तक पहुंचे। हाँ गंगा, हमें पेशेंस रखने होंगे और तभी जाकर सब हो पाएगा। इसे अचानक से सब कुछ भी नहीं होगा। एक कागज ही तो है वो, लेकिन फिर भी उसे पाना इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। जीवन भी कैसी अजीब पहेली है, किन किन मोड़ों से रूबरू करवाती है हमें। फिर ठाकुर कागज को एक खुफिया दीवार के ड्रॉवर में रखता है और वो उसे लॉक कर देता है। अब तो ये कागज मेरे पास ही है और वो दोनों इस तक चाहकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। मुंशी ठाकुर को चुपके से देख लेता है और इशारों से ही रवि और गंगा को वो सिग्नल कर देता है। हमें हर कदम ध्यान से रखना होगा गंगा, क्योंकि अगर ठाकुर को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। वही दूसरी तरफ, क्या बात है मुंशी, तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? और तुम्हारा व्यवहार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? छुपाने के लिए कुछ होगा तब छुपाऊंगा ना साहब, और अब फिक्र मत कीजिए, जैसे आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वैसा ही हो जैसा कि तुम बोल रहे हो। फिर बाद में जब दोपहर के समय ठाकुर सो जाता है, तभी मुंशी मौके का फायदा उठाते हुए ड्रॉवर में से उन कागजात को ले लेता है। चलो, आखिरकार वो मिल ही गया जिसके लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। जय हो ऊपर वाले की। तभी पीछे से ठाकुर आता है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे लगा ही था कि तू उन दोनों के साथ मिला हुआ है और वसीयत के कागजों को पाने के लिए तू यहाँ पर आया है। वो वो आप तो सो रहे थे ना साहब, फिर अचानक से कैसे उठ गए आप? मैं तो बस सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम पर शक हो गया था कि मेरे सोने के बाद तुम यहाँ पर जरूर आओगे, और अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इधर लाओ वो कागज। ठाकुर मुंशी पर हमला करता है और वो उसके हाथों से वो कागज लेने ही वाला होता है कि उतने में वहां पर रवि और गंगा आते हैं और वो ठाकुर को धक्का देकर उसे गिरा देते हैं। अरे नहीं, मेरा पैर मर गया रे। तुझे क्या लगा ठाकुर, प्लान्स बनाने में सिर्फ तूने ही पीएचडी करके रखी है क्या? अरे ये तेरी गलतफहमी है। गंगा बिटिया, ये कागज तुम यहाँ से लेकर जाओ और मैं इस लंगड़े ठाकुर को वहां लेकर पहुंचता हूँ, और तभी जाकर सभी गांव वाले इसका तमाशा देखेंगे। हाँ मुंशी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और गंगा वहां पर हाथ में कागज लेकर खड़ी होती है। मैं आज सबके सामने सच रख रही हूँ कि बाऊची ने जमीन मेरे नाम की थी और उनका सपना था कि हमारे गांव के बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सके। हाँ गांव वालों, यही सच्चाई है और इस बात का मैं गवाह हूँ। ठाकुर ने ये कागज छुपाया था और मुझे धमकाया भी था, पर आज सच्चाई और इंसाफ के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठाकुर गुस्से से पूरी तरह लाल पड़ जाता है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। गांव वालों, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, सच के सामने घमंड और ताकत काम नहीं आती, और अब तो तुम्हारा खेल वाकई में खत्म हो चुका है। फिर गंगा वो कागज सबको दिखाती है और गांव वाले भी धीरे धीरे सारी सच्चाई समझ जाते हैं और ठाकुर का दबाव खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बाऊजी, आज आपका सपना पूरा हुआ है और अब तो मैं इस गांव की जमीन पर स्कूल खोलूंगी ताकि गांव के बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सके।
फिर कुछ ही महीनों में गंगा अपने छोड़े हुए पैसों से उस जमीन पर एक छोटी सी स्कूल खोलती है, जिसका नाम वो रामलाल सिंह स्कूल रख देती है। आज से ये स्कूल मेरे बाबूजी की जमीन पर मेरे सपने के साथ आप सबके लिए खुला है, और यहाँ पर आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होगी और आप सबके सपने पूरे होंगे। फिर गंगा बच्चों को किताबें देती है और पहली क्लास शुरू हो जाती है, और ये देखकर रवि को बहुत खुशी महसूस होती है। गंगा, तुमने हिम्मत और सच के साथ सब कुछ किया है। ये जमीन, ये स्कूल और ये सपने, सब कुछ तुम्हारे डेडिकेशन का ही नतीजा है। हाँ रवि, सच और इंसाफ के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, पर अगर हौसला और साहस हो तो हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी मात दे सकते हैं। पर अगर तुम इस लड़ाई में मेरे साथ ना होते तो ना जाने मैं क्या करती। थैंक यू सो मच रवि, मेरा साथ देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम गंगा। और अब तुम्हारी ये साहस की कहानी मेरी न्यू स्टोरी बन जाएगी। और तुम्हारा साथ देकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा साथ देकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहो और खूब तरक्की करो। और तुम भी रवि, हम टच में रहेंगे सोशल मीडिया के जरिए। और अगली बार जब तुम गाँव आओगे तब मुझसे मिलकर जरूर जाना। जरूर गंगा, और तुम भी कभी कभार मुझसे मिलने शहर जरूर आना। चलो, अब मैं निकलता हूँ। बाय, टेक केयर। यू टू रवि। इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और गंगा अपने जीवन की नई शुरुआत करके अपने सपने साकार कर देती है।